बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां चार धामों के कपाट बंद होने की तारीख तय हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय की गई है। भैया दूज पर सुबह 8:30 बजे बंद होंगे बाबा केदार के कपाट। यमुनोत्री धाम के कपाट भी भैया दूज के ही दिन बंद होंगे। इसके अलावा 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर यानी कल बंद होंगे। वहीं चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के कपाट 17 अक्टूबर को बंद होंगे। सुबह 6 बजे बंद किए जाएंगे रुद्रनाथ के कपाट। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख दशहरे के दिन तय की जाएगी। 39,70,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक चार धामों के दर्शन कर की जाए तो यहाँ पर 39,70,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक चार धामों के दर्शन कर चुके हैं। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि घोषित कर दी गई है, क्या जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल दिव्या, जिस प्रकार से उत्तराखंड की आपकी रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली चार धाम यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है और ऐसे में क्योंकि चार धामों की कपाट बंद होने की तिथि लगभग सुनिश्चित कर दी गई है। बात करें केदारनाथ की कपाट बंद होने की, तो केदारनाथ के कपाट और यमुनोत्री धाम की कपाट जो है वो दोनों एक ही तिथि पर बंद होते हैं। भैया दूज के दिन ये कपाट बंद होते हैं। केदारनाथ की हम बात करें तो इस वर्ष जो बाबा के कपाट हैं वो 8:30 बजे सुबह भैया दूज के दिन यानी 3 नवंबर ठीक प्रातः 8:30 बजे कपाट बंद कर दिए जाएंगे। वहीं गंगोत्री के कपाट एक दिन पूर्व यानी 2 नवंबर को बंद होने हैं। अन्नकूट पर्वत पर अन्नकूट जो पर्व है उसके अवसर पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने हैं। सिखों के पवित्र जो तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब 10 अक्टूबर को यानी कल बंद होने हैं। और तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कल से जो है चार धाम यात्रा का समापन सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले हेमकुंड साहिब सबसे पहले हेमकुंड साहिब की कपाट बंद होने हैं तो यहाँ से जो है चार धाम यात्रा का जो अंतिम चरण है वो शुरू हो जाएगा। कपाट बंद होने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। उसके तुरंत बाद क्योंकि 17 अक्टूबर को रुद्रनाथ के कपाट बंद होने हैं, सुबह 6 बजे रुद्रनाथ के कपाट 17 अक्टूबर को बंद होने हैं। और क्योंकि बद्रीनाथ धाम पर एक विशेष महत्व और विशेष आस्था लोगों की रहती है और ऐसे में 10-12 अक्टूबर को दशहरे के दिन बद्रीश पंचायत जो है बीकेटीसी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में वहां पर नायाब रावल जो है उनकी अध्यक्षता में जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट किस दिन बंद होने हैं उसकी तिथि घोषित की जानी है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि यात्रा जो है अब अपने अंतिम दौर पर है और लगातार पर्यटक जो है वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अच्छा हिमांशु, अगर बात करें यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या की, क्या आंकड़ा यहाँ पर प्रशासन द्वारा दिया गया है और पर्यटन के लिहाज से और कारोबार के लिहाज से इस बार की चार धाम यात्रा किस तरीके से आकी जा रही है? जी बिल्कुल, जहां तक आंकड़ों की हम बात करें तो 39,70,000 से अधिक जो है आंकड़ा अभी तक रॉ आंकड़ा जो है प्रशासन ने दिया है। हालांकि अब क्या आंकड़ा सरकार जो है यात्रा बंद होने के बाद देती है वो देखने वाली बात होगी। यहाँ आतिथ्य की दृष्टि से हम देखें तो कहीं ना कहीं जो बीच का स्टार्टिंग में जिस प्रकार से यात्री लगातार बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचे थे, अप्रैल मई और जून 15 तक जिस प्रकार से यात्री उत्तराखंड पहुंचे थे वो एक सुखद परिणाम उस समय यात्रा के लिए रहे थे। चाहे छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, ढाबा मालिकों के लिए हो, तमाम ऐसे व्यापारी जो है उनके लिए बेहतर वो ये उन दिनों यात्रा रही। लेकिन मानसून ने जिस प्रकार से उत्तराखंड में दस्तक दी और सामान्य से 10 गुना अधिक जो है वर्षा का मापन इस बार आंका गया उत्तराखंड में, तो बीच का जो सीजन था उसमें कहीं ना कहीं यात्रा प्रभावित रहती है और इस बार थोड़ी यात्रा वहां पर प्रभावित रही। लेकिन अब जिस प्रकार से यात्रा अब अंतिम चरण में है, छुट्टियां लगातार हैं और लगातार पर्यटक जो है बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से फिर एक बार सुखद परिणाम होगा। और निश्चित रूप से जब यात्रा अपने अंतिम पीक पर होगी, यात्रा चारों धामों के कपाट बंद होंगे, उस समय तक बेहतर उत्तराखंड के लिए आर्थिक हिसाब से ये यात्रा सुखद इस बार आगे जाने की संभावना जताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा से दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम धामी ने बताया कि हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का अवसर मिल रहा है। सीएम ने कहा कि अवसर मिलने पर उन्होंने आईओए अध्यक्ष पीटी उषा का धन्यवाद किया। हरियाणा चुनाव नतीजों पर सीएम ने कहा कि ये पीएम और हमारे सुशासन की जीत है। सीएम धामी ने कहा कि जनता पीएम मोदी की नीतियों और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सरल स्वभाव पर विश्वास करती है। कांग्रेस के कहने से कुछ नहीं होता है और इसीलिए वो चेहरा बचाने के लिए सवाल खड़े कर रहे हैं।
हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है और आज मैं ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा जी से यहाँ मैंने भेंट करी है। मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज हमको पूरी तरह से आश्वस्त भी कर दिया कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 2025 में इस खेलों के आयोजन की उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। बाकी विधिवत रूप से उनकी जो जनरल बॉडी की उनकी यहाँ मीटिंग होगी 25 अक्टूबर को, उसमें इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही काफ़ी बन चुका है और सभी तैयारियां हम पहले से कर रहे थे, इसलिए ये खेल बड़े अच्छे होंगे, बहुत भव्य तरीके से होंगे। और जो पहले के जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं उन राष्ट्रीय खेलों से भी हम निश्चित रूप से वहाँ के खेलों के जो अनुभव हैं उन अनुभवों से भी और अच्छा करने के लिए हम काम करेंगे कि उन जो हमारे गोवा में हुए हैं या गुजरात में हुए हैं वो अनुभव भी हमारे काम आएंगे। और हमारा प्रयास होगा कि अभी तक हुए खेलों में हम सबसे अच्छा करें, कोशिश करेंगे हर दृष्टि से जो भी अच्छे से अच्छी सुविधा हो सकती है, अच्छे से अच्छा हमारे खिलाड़ियों के लिए हो सकता है और देश भर के लोगों के आने के लिए। उत्तराखंड वैसे भी देवभूमि है, सब देवभूमि आएंगे तो देवभूमि के लोगों का भी मनोबल भी बढ़ेगा, प्रोत्साहन भी होगा और हमारे सभी खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से मिलेगा। देवभूमि उत्तराखंड के भी नवोदित उदयमान खिलाड़ी अपने आप को तैयार करेंगे और उनको भी आगे बढ़ने में ये खेल बहुत ही उनके लिए महत्व का काम करेंगे। देखिए, हरियाणा की जीत सुशासन की जीत है और हरियाणा की जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 सालों के अंदर देश के अंदर सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं और हर वर्ग के लिए काम हुआ है। जो वहाँ पर किसानों को भ्रमित करने वाले थे, खिलाड़ियों को भ्रमित करने वाले थे, नौजवानों को अग्निवीर जैसी योजना जो कि देश के हित में लाई गई है, नौजवानों के हित में लाई गई है, उस योजना को भी गलत तरीके से उनमें भ्रम फैलाने का काम किया। हरियाणा की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर विश्वास किया। हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो सरल सहज व्यवहार है उसको लोगों ने प्राथमिकता दी। मैं हरियाणा के लोगों का बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ और सभी कार्यकर्ताओं का भी जिन्होंने अथक मेहनत से, परिश्रम से लोकतंत्र के इस महापर्व में 5 साल के लिए हरियाणा की फिर से डबल इंजन की सरकार चुनी है और 10 सालों में जो अनवरत रूप से हरियाणा का विकास तेजी से आगे बढ़ा है, पारदर्शिता वहाँ पर आई है, पर्ची खर्ची का सिस्टम समाप्त हुआ था, उन्होंने उस सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त किया। उत्तराखंड में बरसात के बाद चारधाम की यात्रा अपने चरम पर है। आपको बता दें कि श्रद्धालु लगातार चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं और अपनी यात्रा कर रहे हैं, जिसे लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यात्रा लगातार जारी है और धीरे धीरे चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। रफ्तार पकड़ रही है। इस समय हमने कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं किया है। जो स्वैच्छिक रजिस्ट्रेशन चाहते हैं वो अपना कराएं, बाकी कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। यात्रा हमारी सामान्य चल रही है और धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। जैसे ही अब छुट्टियां होंगी संख्या बढ़ेगी। उत्तरकाशी और देहरादून में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन और बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, लेकिन गृह मंत्री के दौरे को लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड बीजेपी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह का 13 अक्टूबर को 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। रविवार सुबह देहरादून पहुंचते ही अमित शाह हर्षिल के लिए रवाना हो जाएंगे। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सभी सरकारी कार्यक्रम हैं और जो जानकारी मिली है कि 13 अक्टूबर को आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है। उत्तरकाशी जिले के एक वाइब्रेंट विलेज में वो दौरा करेंगे और सेना के कर्मचारियों, सेना के सैनिकों से भी मिलेंगे, अधिकारियों से भी मिलेंगे
और उसके पश्चात देहरादून में एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं। अभी उनका लिखित में कार्यक्रम आना बाकी है, तभी उसके पश्चात चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। यूसीसी के लिए नियम और कानून तैयार करने वाले 9 सदस्यीय पैनल ने अपनी अंतिम बैठक के बाद कहा कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मसौदा छपने के लिए भेजा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसे लागू किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कहीं भी जाकर लोगों से यूसीसी को लेकर बात करिए, कोई चर्चा नहीं है। ये पूरी तरीके से फेल है क्योंकि ये सेंटर का विषय है। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी करें तो अन्य राज्य ये लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। करण मारा ने सवाल उठाया कि 12 साल के शासन में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिनका ये एजेंडा था, उनकी ओर से ये केंद्र में लागू क्यों नहीं किया गया और उत्तराखंड में ही क्यों इसकी टेस्टिंग हो रही है। देखिए, मैं तो इसको पूरी तरह फेल समझता हूँ। आप लोग ज़रूर चर्चा करते हैं, सरकार कर रही है, लेकिन आम आदमी में अगर कहीं भी किसी मार्केट में जाके आप बातचीत करिए, यूसीसी के बारे में कोई चर्चा तक लोगों में नहीं है और पूरी तरीके से फेल है क्योंकि सेंटर का सब्जेक्ट है। अगर उत्तराखंड में यूसीसी लागू भी करें तो और स्टेट्स इसको लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि 12 साल के शासन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिनका ये एजेंडा था और आरएसएस और बीजेपी का, उसको केंद्र से लागू क्यों नहीं किया, उत्तराखंड में इसका टेस्ट क्यों किया जा रहा है, यह हमारा प्रश्न। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। प्रदेश भर के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की इमारत के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों की ग्रेडिंग पर पुनर्निरीक्षण करने के निर्देश दिए, जिसे लेकर उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा के निदेशक लीलाधर व्यास ने कहा कि शिक्षा मंत्री के निर्देशों के अनुसार स्कूलों की इमारतों की ग्रेडिंग को ABCD के रूप में 4 श्रेणियों में रखा गया है, जिसमें A श्रेणी में वो स्कूल शामिल हैं जो सुलभ हैं और वहां निर्माण कार्यों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि B और C श्रेणी में वो स्कूल शामिल किए गए हैं जिन्हें मरम्मत की जरूरत है, साथ ही D श्रेणी ध्वस्तीकरण की जरूरत है, उन्हें रखा गया है। वहीं पर नए निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। में जो माननीय मंत्री जी के निर्देश हैं, उनके निर्देशों के अनुसार स्कूलों को 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। एक A कैटेगरी के विद्यालय हैं जहाँ निर्माण की आवश्यकता नहीं है और जहाँ भवन हमारे सुलभ है। एक B कैटेगरी के विद्यालय हैं जहाँ लघु मरम्मत की आवश्यकता है और एक C कैटेगरी के विद्यालय हैं जहाँ दीर्घ मरम्मत की आवश्यकता है। और D श्रेणी में ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जहाँ विद्यालय जीर्ण शीर्ण हो गए हैं या उनको ध्वस्तीकरण की आवश्यकता है, तो वहाँ पर एक नया निर्माण भी प्रस्तावित किया गया है। तो जो निर्देश दिए गए हैं, काफ़ी विद्यालयों की DPRA बन चुकी है, निर्माण कार्य कुछ विद्यालयों के स्वीकृत भी हो गए हैं और उस दिशा में हम लोग लगातार आगे हैं। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट मरम्मत के लिए 35 टीमों का गठन किया है। डीएम ने नगर निगम परिसर में से 35 टीमों को वाहन और ड्राइवर के साथ रवाना किया। ये सभी टीमें अपने अपने क्षेत्रों में जाकर खराब लाइटों को दुरुस्त करेंगी। आपको बता दें कि EESL कंपनी को शहर की स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और रखरखाव का काम दिया गया था, लेकिन काम में लापरवाही के चलते कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया गया। इसलिए अब नगर निगम खुद स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत करेगा। पिछले 7-8 वर्षों से O&M का कार्य एज पर मैंडेट नहीं चल रहा था। जो हमारा एग्रीमेंट था, जो म्यूचुअली अग्रीड सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स थे, उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं किया जा रहा था। तो हमारे सभी कम्युनिटी ग्रुप से, सोसाइटी से, हमारे विभिन्न माध्यमों से काफ़ी कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही थी और इस बीच बैकलॉग भी बहुत हो गया है। जो हमारी लाइट्स हैं जो डैमेज्ड हैं, डिफेक्टिव। खबर लोहाघाट से है, जहां कली गांव निवासी हयाद सिंह मेहता में वही देशभक्ति का जज्बा बरकरार है। उन्होंने 1962 की लड़ाई का हाल सुनाते हुए कहा कि वो
पायनियर कंपनी में नए नए भर्ती हुए थे। ट्रेनिंग के बाद उनकी पोस्टिंग असम के चीन बॉर्डर में कर दी गई। उनकी कंपनी में 100 जवान तैनात थे। मेहता ने बताया कि 1962 में चीन ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। हमारी सेना के पास गोला बारूद काफ़ी कम था, लेकिन हम लोग काफ़ी बहादुरी से लड़े। हमारी पलटन के भी कई जवान शहीद हो गए थे और कई घायल हुए थे। ये हमारे गांव के रहने वाले हैं और 62 की लड़ाई लड़ी। उस समय की परिस्थितियों की मुझे भी जानकारी है, क्योंकि हमारी सेना पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। हमारे सैनिकों के पास न असला था, न बारूद था, कुछ नहीं था। जहां हमारे 100 आदमी होते तो चाइना के वहां इकट्ठे 1000-1500 आदमी होते थे उनके ऊपर। पूरा चारों तरफ से घेर लेते, पूरी तैयारी के साथ आए थे। और हमारे देश में तो हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था। इनके लिए कहना चाहेंगे, बड़ा गर्व की बात है, इन्होंने पूरे साहस के साथ इसमें लड़ाई को लड़ा। ये हमारे लिए गौरव की बात है। 6 महीने इन्होंने जेल काटी, उसके बाद भी इनका कहीं शिकन नहीं आई और लड़ाई के दौरान भी कहीं इनको कोई घबराहट नहीं थी। पूरे लड़ाई लड़ने के लिए इनके मन में जज्बा बना हुआ था कि अगर इनका कहना कि अगर हमारे पास गोला बारूद पर्याप्त होता तो हम जान जाने तो पूरी लड़ाई लड़ते। हम चाइना को उनके दांत खट्टे करना चाहते थे, ऐसी इनकी मंशा थी। 62 की लड़ाई में रहा, हाँ, 1 हफ्ते तक गोला बारूद रहने तक हमने लड़ाई की। पीछे से सप्लाई नहीं हुई। गोला बारूद खत्म होने के कारण फिर भाग गए, पेट्रोल कर दिया। हाँ, उसके बाद सेना में कैद हो गए। 14 दिन 14 रात भटकते रहे जंगलों में। फिर उसके बाद फिर घेरे में आ गए, पकड़ के ले गए सेना के सिपाही। हाँ, उसके बाद वो अपने यहाँ ले गए। वहाँ करीब 4000 आदमी थे। हाँ, 200 के कैंप बनाए और अलग अलग कैंप कंट्रोल के लिए 200 के बनाए। तो वो खाना राशन फ्री इशू कर देते थे, अपने आप पकाओ, अपने आप खाओ। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन श्रद्धालु मां भगवती के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की विधिवत पूजा कर रहे हैं। हरिद्वार में माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, जहां श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ मां काली की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि मां कालरात्रि को नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी माना जाता है। मां काली की पूजा करने से जीवन में भय का नाश होता है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। जय माता दी। ये जो कालरात्रि का व्रत होता है, इसमें विशेष आपको दुर्गा कवच, अर्गला कवच और किला कवच का अवश्य पाठ करना होता है। आप अध्याय 6वां पढ़े, 7वां पढ़े, 9वां पढ़े, उसका कोई वो नहीं है। तो आप जो है माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए, ओम हिंकलिंग चामुंडाई का जाप करते हुए, अपने गुरुदेव का, इष्ट देव का जाप करते हुए माँ सरस्वती आपको विद्या और बुद्धि प्रदान करती है। तो आप कालरात्रि माँ की पूजा बड़े ही धूमधाम से और बड़े ही भाव से और विनम्र हृदय से करते हुए जय माता। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन ज्योतिर्मठ के कई देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में मां कालरात्रि की पूजा अर्चना और पाठ हो रहे हैं। शहर के पौराणिक नवदुर्गा मंदिर, काली माता मंदिर जैसे तमाम मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। आपको बता दें कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को नवरात्रि का 7वां दिन होता है, जिसमें मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा करते हैं।